गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पीएम नरेंद्र मोदी सहित तमाम राजनेताओं ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में दिखी देश की आन बान और शान। पीएम मोदी ने अमर जवान ज्योति पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। शहीद जवानों के लिए रखा गया 2 मिनट का मौन। तीनों सेनाध्यक्षों के साथ रक्षा मंत्री भी रहे मौजूद। शनि शिंगणापुर मंदिर में पूजा करने जाने से पहले रोकी गई महिलाएं। रणरागिणी भूमाता ब्रिगेड से जुड़ी है महिलाएं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में है शनि मंदिर। महिलाओं को पूजा करने की नहीं है इजाजत। देहरादून में 8 संदिग्धों के घुसने होने की खबर। पुलिस ने की एक संदिग्ध की फोटो जारी। 7 संदिग्धों की नहीं है अभी तक कोई जानकारी। खुफिया एजेंसियां तलाश में जुटी। डीसीपी बीएस सिद्धू का बयान। देहरादून हरिद्वार में विशेष सुरक्षा के दिए निर्देश। पठानकोट रेलवे स्टेशन पर मिले संदिग्ध बैग में नहीं मिला विस्फोटक। धौलाधार एक्सप्रेस में मिला था बैग। सुरक्षा के मद्देनजर खाली करवाया गया था रेलवे स्टेशन। गणतंत्र दिवस के मौके पर साहिबाबाद में ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन। साधना प्राइम न्यूज के एमडी मोहसिन खान ने ब्लड देने वालों का बढ़ाया हौसला। लोगों ने कैंप में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। एडिलेड T20 में टीम इंडिया का विशाल स्कोर। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए दिया 189 रनों का लक्ष्य। विराट कोहली ने खेली 90 रनों की धमाकेदार पारी। सुरेश रैना ने बनाए 41 रन। नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा। शाम के 4:30 बज गए हैं और आज हमारा भारत देश 67वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। जी बिल्कुल, जिस पर हमें फख्र है, गौरव है और हर साल पूरी इस परंपरा के साथ हम इसे मनाते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वह इस मौके पर आज राजपथ पर देश की आन बान और शान दिखाई गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी परेड ने सलामी ली और अलग अलग राज्यों की रंगारंग झांकियां निकाली गईं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह तीनों सेना प्रमुखों के साथ राजपथ पर स्थित अमर जवान ज्योति पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस परेड में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राजपथ पर आगे बढ़ रहा अगला दस्ता ICB BMP-2 राजपथ पर करतल ध्वनि के बीच 1879 मिसाइल रेजिमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने झंडा फहराया। राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। इस गणतंत्र दिवस की खास बात यह रही कि 26 साल बाद राजपथ पर डॉग स्क्वाड सुरक्षा के लिए रखे गए। इसके अलावा सुरक्षा के लिए दिल्ली में 100 कंपनियां तैनात की गई। भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट महिलाओं का विशेष दस्ता भी इस परेड में शामिल हुआ। ये हमारे वीर जवान राजपथ पे परेड करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सलामी को स्वीकार करते हुए
going down. Members of the Indian Army. आज गणतंत्र दिवस का पावन अवसर है। देश जगह जगह गणतंत्र दिवस को मना रहा है। सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। कहीं राज्यपाल पहुंचे तो कहीं खुद मुख्यमंत्री पहुंचे। हर जगह तिरंगा फहराया जा रहा है, दिखा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वाकई क्या 67वें इस गणतंत्र दिवस के मौके पे हम सही मायनों में गणतंत्र को समझ पाएं? इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे पास दो खास मेहमान मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रिगेडियर अमृत कपूर हैं, आपका स्वागत है प्राइम न्यूज़ पर, और वीएन थापर जी हैं। वीएन थापर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल थापर जी मेरा आपसे है, क्योंकि आपके जो बेटे हैं विजन थापर, उन्होंने शहादत हासिल की। एक जज्बा पूरे देश के लिए मर मिटने के लिए जो था उनमें, उन्होंने इस देश पर न्यौछावर किया। आज इतने सालों के बाद भी क्या हम कह सकते हैं कि हम गणतंत्र के सही मायने समझ पाए हैं, या सही मायनों में हम गणतंत्र हो पाए हैं? गणतंत्र को समझना और गणतंत्र के ऊपर एक तरफ तो गणतंत्र में आपको अधिकार दिए गए हैं जी, कई अधिकार दिए गए हैं जी, लेकिन साथ में आपको काफी ड्यूटीज भी दी गई हैं। तो मैं जहां तक देखता हूं, हम लोग हर जगह पे अपने अधिकार तो मांगने के लिए सबसे आगे हो जाते हैं जी, लेकिन जहां तक हमारी जिम्मेवारियां जी। हैं उनको निभाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। जी, तो मेरा सुझाव ये है कि अपनी जिम्मेवारियां समझ के जी, हमें उनको अमल में लाना चाहिए, जी। ताकि ऐसी कोई परेशानी ना हो जिसको हम आए दिन देखते हैं। जी, छोटी छोटी किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में छोटी सी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में उसका दुरुपयोग किया जाता है। मेरे साथ ब्रिगेडियर अमृत कपूर भी हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्या लगता है कि आज जिस तरीके से हम जिस लेवल पे पहुंच गए हैं, कितनी चुनौतियां हमारे सामने हैं ताकि हम इस गणतंत्र को सही मायनों में प्रदर्शित कर सकें, सही मायने इसके समझ सकें? जो हमारी लीडरशिप है वो एक नेशनल कैरेक्टर उसको डेवलप नहीं कर सकी। जी, हमारे बाद में देश आज़ाद हुए हैं, जापान और जर्मनी, जी, वो आज दुनिया की ताकत बनी हुई है। वो सिर्फ एक जो उन्होंने कैरेक्टर जो इस्टेब्लिश किया है वो हमारे देश में शुरू से नहीं हो सका, जो कि हमारे लीडर्स को करना चाहिए था। उसके अंदर हम उसको अगर चुनौती समझते और करते तो शायद आज ये देश कुछ और ही और होता। हमारी बहुत ताकत है जी, हम एक सबसे बड़ा प्रजातंत्र है दुनिया में जी, और ये जो प्रजातंत्र होती है ताकत होती है, कमजोरी नहीं है जी, जी। लेकिन मैं जैसे कई जगह कहता हूं कि वी हैव टू मच ऑफ डेमोक्रेसी एंड डू वी रियली डिजर्व टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे थापर साहब ने बड़े अच्छी तरह बताया कि कुछ जो अगर आपको फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं तो आपकी भी कुछ ऑब्लिगेशन स्टेट की तरफ होती हैं, बिल्कुल, वो हम करने को तैयार नहीं। वो हमारे देश के अंदर वो ऊपर से नहीं ये चीजें शुरू होती। अभी आप देखिए छोटा सा देश इजराइल है जी, ठीक है, और वहां पर आप देखिए कि कितना डिसिप्लिन है, क्योंकि उनका सर्वाइवल उसके ऊपर है जी। अगर उनके अंदर वो नेशनल भाव नहीं होगा, आज कल आपने देखा होगा कि उनके नेतान्याहू जी, उनके जो बेटे हैं वो फौज में जा रहे हैं जी। ये कल्चर है वहां पर जी। जो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आज भी पूरी परेड के अंदर भी और अदरवाइज ऑल्सो सभी स्पीकर्स ने बताया कि किस किस्म के लोग हमारे फौज में ज्वाइन कर रहे हैं जी। कभी आपने नहीं देखा होगा कि हमारी फौज के अंदर कोई भी सिर्फ बहुत एक ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं, लेकिन कोई भी जो व्हाइट कॉलर की कैटेगरी है उनमें से कभी कोई नहीं जाते जी। तो देश के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। यानी ये माना जाए कि जो देश को सही मायनों में महफूज कर रहे हैं वो एक अलग कैटेगरी के लोग हैं। उन्होंने खानदानों को अपनी पूरी पूंजी लगा दी सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए। पहले बाप आता है, फिर बेटा आता है, बेटे के बाद उसका बेटा आता है, वंश चल रहे हैं। लेकिन व्हाइट कॉलर का जहां आपने जिक्र किया था प्रताप, क्योंकि आप तो भुक्त भोगी रहे, आपका बेटा जो हम सैल्यूट करते हैं उसको कि उसने वो कर दिखाया जो आज हर किसी के बस का नहीं। क्या लगता है कि जो ड्यूटीज, आपने ड्यूटीज का जिक्र किया, क्योंकि ड्यूटीज हमारे यहाँ मैंडेटरीज नहीं है,
इसलिए हम उसको सरसरी तौर पे लेते हैं और उसको ना करने पे हमारे लिए कोई पनिशमेंट भी नहीं है। देखिए, एक जमाना था जब सेना को जी ऐसा इन द अल्टीमेट कैरियर समझा जाता था। जी। अब मैं अपना उदाहरण देता हूँ। विजयंत सेना में थे जी। मैं सेना में था, उनका फादर जी। मेरे फादर भी सेना में थे, मेरे ग्रैंडफादर भी सेना में। जी। ठीक है? वो एक परंपरा थी। सारे बाकी बहनें वगैरह हैं वो भी सब, छोटा भाई एयरफोर्स में था जी। तो इस तरह से ये एक बड़ा अच्छा कैरियर माना जाता था। जी। जी। उसको हमने गिरा 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 के आज ऐसी स्टेज पे ले आए हैं जब एक भी नेता का बेटा या एक भी ब्यूरोक्रेट का बेटा जी इस प्रोफेशन में आपको नहीं दिखेगा। बिल्कुल। दिखाइए किसी लीडर का बेटा आज परेड में था, बिल्कुल नहीं, कोई सेना में था, बिल्कुल या है, बिल्कुल या इस बात में वो गर्व लेता है कि मैं फलाने मुख्यमंत्री का बेटा हूं और मैं सेना के फलाने रेजिमेंट में हूं। बिल्कुल नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। सही बात है। अमृत कपूर जी मेरे साथ जुड़े हुए, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये इतना जो बड़ा गैप है, ये जो बाइफिकेशन है वो क्यों है? व्हाइट कॉलर क्रेडिट लेने के लिए सामने आते हैं, मामले हो जाने के बाद सामने आते हैं, उन पर अफसोस का इजहार भी करते हैं, लेकिन जहां मोर्चे पर हमारा जवान अपने घर को, अपने खानदान को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने सुख को छोड़ करके खड़ा होता है सर्दी गर्मी और बरसात में कि हमारे देश का हर बच्चा, हर बूढ़ा चैन की नींद सो पाए, ये फीलिंग्स उनमें क्यों नहीं आती? इस जिम्मेदारी को वो लेने के लिए, ओन करने के लिए आगे क्यों नहीं आते? ये जिम्मेवारी अगर वो ओन करेंगे जी तो ये देश का कुछ जो हुलिया ही है वो बिल्कुल बदली हो जाएगा जी। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है जी कि जो हमारी लीडरशिप है वो इसको उनकी प्राथमिकता के अंदर नहीं है। जो डिफेंस फोर्सेस जी, जैसे आपने देखा होगा कि ये चीजें आज से नहीं है, इसकी हिस्ट्री में नेहरूवियन एरा के अंदर 48 के अंदर नेहरू जी ने कहा था कि आर्मी को डीमोबिलाइज कर दीजिए जी। तो इनकी प्राथमिकता अलग है। उस समय वो सोचते थे कि हम पुलिस से कर ले, बड़ी अच्छी बात है जी जी। अगर आप उसके काबिल हो जाइए। उसके लिए आपको फिर एक जापान जैसा कैरेक्टर चाहिए होगा, इजराइल जैसा चाहिए होगा, जर्म पहले वो पैदा कीजिए, फिर आप जो एक परंपरागत चीजें हैं फौज जो होती है, जैसे होता है कहा जाता है कि पावर फ्लोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ गन। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के भी बड़े सपने हैं कि दुनिया की ग्लोबल ताकत बननी, तो वो दो चीजों पे बनते हैं, एक इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, एक मिलिट्री पावर होना चाहिए। तो अगर आप इकोनॉमिक पावर तभी बन सकते हैं कि अगर आपकी मिलिट्री पावर पहले होती है। बिल्कुल। तो ये चीजें इनके समझ में नहीं आ रही, हमें नहीं, हमसे तो बहुत ये लोग आगे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और सियासत में हैं, और इनको ये चीजें क्यों नहीं समझ आती कि प्रायोरिटीज क्यों गलत है। हमारे देश के अंदर प्रायोरिटीज गलत है। अब जिस किस्म का आप देखेंगे इनका एटीट्यूड है, इसकी उनकी प्रायोरिटीज, मैं ये नहीं बोलूंगा, उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं। अब अभी भी आप देखेंगे जैसे पठानकोट के अंदर एक इंसिडेंट हुआ है, उसके अंदर साहब किसी और का रोल नहीं था, उसमें इंडियन आर्मी, हम लोग 50,000 ट्रूप्स, 2 डिवीजन वहां पठानकोट में बैठे हैं, 2 हमारी ब्रिगेड उधर हैं, एक हमारी स्पेशल फोर्सेस बटालियन उधमपुर में है, एक सरसावा, वहां से आधे घंटे के अंदर वहां पर आ सकते थे। और ये भी जो कहते हैं टर्फ वॉर, ये टर्फ वॉर, तो ये जो प्राथमिकताएं हैं, मतलब ये हमें बड़ा डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें पहले क्या करना चाहिए, हमारे देश के लिए क्या जरूरी है। कई देशों में हमने ये देखा है कि जो वहां के युवा हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है कि आप फौज में जाएं, आप अपने देश को कुछ सर्व करें, उसके बाद किसी आप दूसरे प्रोफेशन में जाएं। तो कहीं ना कहीं उन युवाओं के अंदर, उस यूथ के अंदर देश को लेकर एक जज्बा, एक देशभक्ति का सही जुनून होता है। हमारे यहाँ जस्ट अपोजिट है कि बहुत सारा युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर उनको उसी ट्रैक पे लाया जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ये जो समस्या का समाधान हल किया जा सकता है। सुनिए, जो सेना का कैरियर है ना जी, वो सिर्फ रोजगार का नहीं है। जी जी। अगर आप उसको सिर्फ रोजगार बना देंगे जी तो वो फिर रोजगार का ही रोल करेंगे जी। वो वहां पे आपको कुछ अपनी ड्यूटी से आगे भी करना पड़ता है। जी जी। चाहे उसमें आपके प्राण चले जाएं, बिल्कुल, चाहे आप बुरी तरह से वो प्रोफेशन नहीं, वो पैशन है। हाँ, पैशन है जी। तो इसलिए जो ये सिर्फ एक, अगर आप, मैं नहीं चाहता इसको रोजगार कहना, जी जी, मैं इसको चाहता हूँ कि एक देश की सेवा है, बिल्कुल, देश की भक्ति है जी, देश प्रेम है, ये सब ये इसमें आता है हमारे सेना के प्रोफेशन में जी। लेकिन जिस तरह से इसके ऊपर
मार की जा रही है, आए दिन कुछ ना कुछ करते हैं जिससे उसका मनोबल कम हो। जी याद रहना चाहिए, जो भी आपके माध्यम से जो भी सुन रहे हैं, जी जी कि हथियार आप ला देंगे, जी, हथियार से तो आप लड़ाई लड़ सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन आदमियों से आप लड़ाई जीतते हैं, बिल्कुल, सैनिकों से आप लड़ाई जीतते हैं। उनका मनोबल क्या आप देख रहे हैं? वो जज्बा कहां से लाएंगे, वो जज्बा कहां से लाएंगे? जी जी, बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, हम युवाओं को लेकर के देश के तमाम दूसरे मुद्दों के लिए, जैसे आपने कहा कि हमारी प्रायोरिटीज तय नहीं है, हम तमाम चीजों को लेकर बिखरे हुए हैं, कहीं ऑर्गेनाइज नजर नहीं आते। अगर हम यूथ को लेकर के ऑर्गेनाइज हो जाए तो ये जो आज का जो यूथ भटक रहा है, कभी हम कहते हैं वो टेररिस्ट की तरफ जा रहा, कभी कहते हैं वो आईएस की तरफ जा रहा, कभी वो देश छोड़ के ही जा रहा है, अगर हम यूथ को लेकर के सही प्लानिंग कर लें तो मुझे लगता है कि देश की आधी से ज्यादा समस्या जो दूर हो जाएगी। जी अमित कपूर जी। बिल्कुल आपने सही कहा है। अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका काबू में आ जाए, और खास करके ये जो बडिंग यूथ है, जो आज इंडिया वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज है, उसके अंदर औसत हमारी 35 साल है, जो कि एक बड़ा स्ट्रेंथ है हमारी, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। और उसका फायदा उठाए तभी उठा सकते हैं कि अगर हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो वहां से उसके ऊपर कोई कार्यक्रम शुरू करें। वो चाहते हैं, अगर उनको कुछ ना कुछ उसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जैसे हम लोग फौज में हैं, वी ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपने देखा होगा कि अभी भी ये सारे जितने भी कैजुअलिटीज होती हैं वो सारी हमारे ऑफिसर्स की होती हैं। किसी ऑल वर्ल्ड में किसी आर्मी की इतनी नहीं होती जो हमारे ऑफिसर्स की। ये हमारे साथ बैठे हैं, इनका बेटा भी शहीद हुआ, और इसी तरह से हजारों हैं रोज ऑफिसर्स। सबसे ज्यादा हमारी कैजुअलिटीज होती हैं। तो वो इसीलिए है कि लीडरशिप। तो यहां पर भी अगर आप लीडरशिप प्रोवाइड करें, ये यूथ को, उनको सही रास्ते में डालें। आपका जो क्वेश्चन आपने पूछा था, कई एक देशों में वो मैंडेटरी होता है, जैसे इजराइल में है। इजराइल में 100% है, इवन लेडीज, चिल्ड्रन, एवरीबॉडी हैज टू, सबको मतलब जाना, पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इवन आप देखोगे कंट्रीज लाइक अमेरिका, जो कि आज ग्लोबल पावर नंबर 1 है, उसके अंदर साहब 44 प्रेसिडेंट में से 32 प्रेसिडेंट डिफेंस बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, और उसके अंदर भी वहां पर भी मोस्ट ऑफ देयर जितने भी उनके कांग्रेस के होंगे या दूसरे होंगे, सब ने किसी ना किसी समय फौज में काम किया होगा। उन्होंने कहीं ना कहीं टेम्परेरी 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो चीज लानी चाहिए हमें। लेकिन उसके लिए वही है, मॉडलिटीज आपको वर्कआउट करनी पड़ेंगी। हमारी बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन कुछ ना शुरुआत तो करें। इवन हमने शुरुआत की थी बहुत साल पहले एनसीसी की। इवन अगर आप एनसीसी को सीरियसली ले लें, और एनसीसी के अंदर उस किस्म की उसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी है, लेकिन अगर आपके रिजल्ट्स आप दिखाना चाहें, आपको कोई और संस्था बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसी को सीरियसली लें और उनके डिसिप्लिन इनकलकेट करें, जो हमारे यूथ हैं, तो ऑटोमेटिकली दे विल बी चैनलाइज्ड। वो एक सही दिशा के अंदर, जो आपका पॉइंट था, उसके अंदर उनको हम ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फौज में जाएं, लेकिन बेसिक चीज होती है ट्रेनिंग योर माइंड, डिसिप्लिन करना। जब आप एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन ये नहीं है कि मैं भी आज साइंस ग्रेजुएट हूं, मैंने जाके फिजिक्स की वो इक्वेशन केमिकल नहीं लगानी है। ठीक है, मेरा माइंड ट्रेन हुआ है, मैं सिस्टमेटिकली सोच सकता हूं। जिस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, यूथ को अट्रैक्ट करते हैं अपने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ। हर किसी पॉलिटिकल पार्टीज का आपको यूथ विंग मिल जाएगा। हर एक 50-60 साल का जो लीडर है वो भी अपने आप को यूथ बताएगा। वो वहां पर ले जाने के लिए उसको आसानी है, बहुत सारे रास्ते हैं, वो लगा करके यूथ को अपने साथ ले आता है। क्या अगर इसी तरीके के कार्यक्रम यूथ को लेकर के देशभक्ति की तरफ जोड़ा जाए, देश के साथ जोड़ा जाए, तो क्या मैटरलाइज नहीं हो सकता? थापर साहब? हाँ जी, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता जी। लेकिन सबसे पहली चीज है ये कि अगर आपको, मैं ये बात बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं कि लड़ाई के अंदर नंबर 2 को कोई प्राइज नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है, जो जीत गया वो उसी को प्राइज मिलता है जी। तो इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमने कोई सेकंड प्राइज लेना है या हमने जीतना है। जी। अगर हमने सेना रखी है तो वो रेस के घोड़े की तरह है। बिल्कुल। आप पहले ये डिसाइड कर लिए आपको सेना की जरूरत है या नहीं है, और किस तरह की सेना की जरूरत है जी। अगर आपने रेस का घोड़ा रखा है तो रेस जीतेगा। बिल्कुल। अगर आपने टट्टू रखा है तो जीत कहां, बिल्कुल भी नहीं, टांगे का टट्टू कहां से जीत लेगा रेस। जी। तो इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन जो है सर्विस की वो आप अच्छी करिए, उनको इज्जत दीजिए देश में। उनको आप देखिए, रिटायर्ड अफसर हैं, उनको आप कितना देख रहे हैं, शहीदों के परिवार हैं, उनको कौन देखता है, कौन नहीं देखता है,
ये सब चीजें जो हैं वो आपको आपकी जो सर्विस है उसको पॉपुलर करती हैं। या अभी आपके सामने सब लोग ऐश कर रहे हैं जी, सब बाकी सर्विसेज वाले, जी। तो वो सेना में क्यों आएंगे लोग? बिल्कुल ठीक है, जो भी अच्छे घर का है वो दूसरे किसी आईएएस में जाएगा, आईपीएस में जाएगा, बिल्कुल इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाएगा। जी। तो यहाँ पे तो तब आएंगे जब आप इसकी सर्विस की कंडीशन इस तरह की करेंगे कि लोगों को अट्रैक्ट बिल्कुल। अभी देख लें कि पूरे पूर्व सैनिक जो है वो लगातार आंदोलन करते रहे, 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते रहे, उनकी किसी ने सुध नहीं ली और इतना डेमोन्स्ट्रेशन होता रहा, उनका मोराल इतना डाउन हुआ। क्या नहीं लगता कि इन सब चीजों को जो हमारा सरहद पे खड़ा हुआ जो जवान है उन तक ये मैसेजेस नहीं पहुंचते, उन सब तक ये खबरें नहीं पहुंचती, तो उसका क्या मोराल हाई होगा कि जब मेरे जो बड़े हैं वो सड़क पे बैठे हैं अपने राइट्स को लेकर के, तो मेरा क्या हशर होगा? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये इनको मालूम भी है, लेकिन इसको अनदेखी करते हैं कि आज जो सर्विंग फोर्सेस हैं उनके 70% उनके जो अम्बिलिकल कॉर्ड हैं वो रिटायर्ड लोगों के साथ जुड़े हैं। और ये लोग भी हर साल हमारे तीनों सर्विसेज के 65,000 लोग रिटायर होते हैं। तो ये भी जो आज सर्व कर रहे हैं वो देख रहे हैं। आज किसी का उधर फादर बैठा है, किसी का ब्रदर बैठा है, किसी का अंकल बैठा है, किसी का बेटा बैठा है। आप अगर आप जाएंगे वहां पर जंतर मंतर पे तो आप हैरान रह जाएंगे। 80 साल, 95 साल, 98 साल, अभी भी इतनी सर्दी के अंदर, मतलब 3 डिग्री था परसों, उसके अंदर भी लोग बैठे हुए हैं। तो इतनी इनसेंसिटिवनेस क्यों हो रही है हमारे देश के अंदर? मैं सिर्फ इन्हीं को नहीं कह रहा हूं, सिर्फ जैसे आपने कहा है कि सिर्फ नेताओं को नहीं मैं देता हूं, इवन लोग जो हैं वो इस चीज को क्यों लोग देख नहीं रहे? इन्होंने इसमें जनाब आज 227वां दिन है, इन्होंने पूरा मीडिया को गैग किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कुछ नहीं आता। हमारी दिसंबर में सितंबर में 2 महारैलीज हुई, 80-80 हजार लोग आए, उसको इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया। मतलब ये वही जो आपने शुरू में कहा था कि गणतंत्र वाकई में है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो चीजें हमारे ऊपर कर्व की गई। ये देखिए कि आज हमारे ऊपर गैग क्यों किया गया है, बैन क्यों किया गया है, क्यों गवर्नमेंट डरती है? हम कहते हैं डिबेट कीजिए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हो कि हमारा देश अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इतना करेज ऑफ कन्विक्शन रखिए कि सामने आके बोलिए कि सॉरी वी कैन नॉट अफोर्ड, खत्म। ये दोहरा चेहरा मत दिखाइए। अगले दिन हम वापस चले जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं, बिल्कुल दोहरा चेहरा। अच्छा, दूसरी चीज हम बताना चाहते हैं कि हम ये सर पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सेल्फ एस्टीम, प्राइड, जो इन्होंने कहा अपना स्टेटस, जो ये कंटिन्यूसली मार्जिनलाइज कर रहे हैं, ये एक किस्म की ये जो पैरेलल स्टेट बनाना चाहते हैं, पुलिस स्टेट, बड़ी अच्छी बात है साहब, लेकिन पहले आप देश को तैयार कीजिए उस चीज के लिए। मैं तो कहता हूं कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, डोंट कीप द आर्मी, सेंड अस टू बैरक। बिल्कुल। मैं आज आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि एक 24 घंटे के लिए JNK से और नॉर्थ ईस्ट से फोर्सेस को बैरक में ले आइए, आपका हिंदुस्तान का नक्शा बदल। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, जिनकी वजह से हम चैन की सांसें ले पा रहे हैं, चैन से सो पा रहे हैं, अपने भविष्यों को और अपने बच्चों के भविष्य को सुनहरे सपने दिखा रहे हैं। हमें उनका जरा भी ख्याल नहीं कि उनके बच्चे सरहदों पे हैं और उनके बड़े सड़कों पर है। जिस तरीके से अब हम हर साल परंपरा है कि हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्या जैन जी सिर्फ ये एक औपचारिकता है, इससे कुछ सीख सबक लेते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ रिफॉर्म करते हैं, या सिर्फ 26 जनवरी आने का इंतजार करते हैं, सलामी लेते हैं, तोपे दागते हैं और धन्यवाद हो जाता है? जैन जी, बहुत कम वक्त है जी। जैन जी, आपसे सवाल। अच्छा जी। एक आया है इसमें सोशल मीडिया में जी, मैं 2 बार आऊंगी आपसे मिलने के लिए जी। देशभक्ति, एक 15 अगस्त को और एक 26 जनवरी को। जी। उसके बीच में क्या होता है वो आप देख लीजिए। ये जो परेड वगैरह होती है असली मायने में तभी मीनिंगफुल है जब आप सचमुच उसका जो जमीन पर उनके लिए, उनके फायदे के लिए काम कर सके। कि एक तरफ एक आदमी नहीं होना चाहिए, खराब बात है, मर गया या
एक कॉलेज में कुछ हो गई बात, जी, जी, सारे दुनिया भर के लोग वहां भागते हैं, पहुंच गए जी। यहाँ पे 270 दिन से लोग बैठे हुए हैं। जी 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 आपको जी। समय नहीं मिला 5 मिनट का आके, क्या इतने बड़े हो गए? हमारे कंधों से तो आप बने हैं जो कुछ भी बने। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे आके उनसे क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, बातचीत करने में क्या प्रॉब्लम है, बताइए जी। आज हमारा जो एक एक्स सर्विसमैन का कम समय टाइम नहीं है जी। आज जो हमारा एक्स में जरूरी बात है जी, जी, जो एक्स सर्विसमैन का दस्ता है, रिपब्लिक डे में फर्स्ट टाइम है पिछले इतने सालों के बाद में, वो इस रिपब्लिक डे परेड में नहीं था। आपने नोटिस किया? बिल्कुल नोटिस किया और हमने इस पर बात भी की। जाहिर सी बात है वक्त बहुत कम है, बात बड़ी है लेकिन वक्त कम है, इस वजह से मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन आखिर में यही है कि जिन शहीदों पर हम इतराते हैं, फख्र करते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं, ज़रूरत यह है कि हम उनका इस्तकबाल करें, उनके भविष्य का, उनकी मांगों का भी, तभी ये देश सही मायनों में गणतंत्र है। वरना हम अब तक वैसे ही रहेंगे जैसा कि आपने कहा कि अगर हम सिर्फ 2 सरहदों से अपनी सेनाएं वापस बुला लें तो हमारे देश का नक्शा कुछ का कुछ होगा। लेकिन आज के गणतंत्र दिवस के मौके पर हम उन तमाम शहीदों को सैल्यूट करते हैं प्राइम न्यूज़ की तरफ से, जिन्होंने अपने जज्बे से, अपने जान दे करके, अपना आराम छोड़ करके हमें आराम दिया। प्राइम न्यूज़ उन सबको एक बार अपनी तरफ से सलाम करता है। फिलहाल इतना ही, लेकिन प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।